हेलो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्रेजी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इसके पहले पार्ट थर्ड तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हमने देखने जा रहे हैं वो पार्ट फोर्थ है। ठीक है, पार्ट फोर्थ में हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरी पोर्शन होगा अभी। ठीक है, लास्ट में हम सबके न्यूमेरिकल कराएंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है इसमें, सारे न्यूमेरिकल हम करा देंगे। ठीक है, तो अभी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थ्योरी देखना है और देखेंगे सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, क्वेश्चन है, पहला पढ़ते हैं एक बार। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया फ्रॉम दैट एक्सिस इज नोन एज। ऑप्शन पढ़ेंगे एक बार। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए जैसे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। Three forces acting on a rigid body are represented in magnitude, direction, and line of action by the area sides of a triangle taken is order. The forces are equivalent to a couple whose moment is equal to। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। थ्राइस द एरिया ऑफ ट्रिंगल, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रिंगल, द एरिया ऑफ ट्रिंगल, हाफ द एरिया ऑफ ट्रिंगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रिंगल। क्लिक कर देते हैं इसमें, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रिंगल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और नीचे ऑप्शन आप देख लिए हैं, डिस्क्राइब भी कर दिया मैं। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्वार्टर सर्किल अबाउट इट्स डायमीट्रल एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार आप अपने से। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर सही? व्हाट इज द, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्वार्टर सर्किल अबाउट इट्स डायमीट्रल एक्सिस। अबाउट इट्स डायमीट्रल एक्सिस। तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। पाई डी का पावर 4 बाई 128, पाई डी का पावर 4 बाई 256, पाई डी का पावर 4 बाई 64, पाई डी का पावर 4 बाई 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी। बी यानी पाई डी का पावर 4 बाई 256। ठीक है, करेक्ट है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स इज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा जीरो। क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार मैं ऊपर कर दूँ, दिखा दूँ आप लोगों को। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लेके चल रहे हैं आगे। ठीक है ना, आगे जो है देखेंगे हम कैसे होगा और फिर जो है कि इस पर और भी डिटेल बात करेंगे। देखिए थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ प्रिक्शन से क्वेश्चन आ चुका है। किससे आया क्वेश्चन? सेंटर ऑफ प्रिक्शन। इसके पहले हमने सेंटर ऑफ प्रिक्शन को डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आप वहाँ समझे होंगे अच्छे से। अब जो है द सेंटर ऑफ प्रिक्शन से क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। द सेंटर ऑफ प्रिक्शन ऑफ ए होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल पिवोटेड एट ए वन एंड फ्रॉम द पिवोट इज। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। √3/2L, 2/3L, 1/√3L, √2L। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2/3L। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 2/3L। देख रहे हैं आप आंसर इसको, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे सही से, ऑप्शन भी देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज आइदर इज रेस्ट और इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द। ठीक है, बोल रहा है कि अगर बॉडी कोई जो है कि रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, क्या है, या तो वो बॉडी जो है रेस्ट में है हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकती है। तो इस फाइनल पोजीशन को क्या कह सकते हैं हम? तो इस फाइनल पोजीशन को कहते हैं, ऑप्शन देखेंगे, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे, रोटेशनल मोशन में कहेंगे, या इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या हो जाता है इसका सही आंसर? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इन ए केस ऑफ कंकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस। देखिए, इसके पहले हमने डिस्कस किया था कंकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कंकरेंट फोर्स और कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ बता के। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लो। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस का मतलब होता है मीट एट वन पॉइंट। कोई भी पॉइंट है, सारी फोर्सेस आके इसी पॉइंट से जा रही है, इधर से भी आएगी तो इसी पॉइंट से, इधर से भी आके इधर से भी आके एक ही पॉइंट से, यानी कि ऐसा फोर्सेस जो एक ही पॉइंट से पास करे। ठीक है, कंकरेंट फोर्सेस हो जाता है। उसके साथ साथ लिखा हुआ है एंड कोप्लेनर फोर्सेस, कंकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस होना चाहिए, यानी कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। सारे के सारे किस में होना चाहिए? सारे के फोर्सेस के फोर्स जो है एक प्लेन में होगा। अगर एक प्लेन में होता है तो उसके लिए कंडीशंस क्या बनते हैं? तो उसके लिए जो कंडीशन बनता है वो हो जाता है समीशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल टू जीरो होगा। समीशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और
समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज जीरो हो जाएंगे। कंडीशन आपको याद कैसे रखना पड़ेगा, जहाँ क्वेश्चन पूछेगा कंकरेंट बोल और कंकरेंट फोर्सेज एंड कोप्लेनर फोर्सेज, तो आपके लिए कंडीशन ये याद रखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज और वर्टिकल फोर्सेज का समीशन क्या होता है, जीरो होता है। चलिए क्लियर हो गया होगा, आपका 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स कोप्लेनर एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेज आर। देखिए अच्छा है, क्वेश्चन एक ही जगह हमने लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए आप लोगों का। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इक्विलिब्रियम फोर्स कोप्लेनर तो होगा लेकिन नॉन कंकरेंट होगा। नॉन कंकरेंट का मतलब हो गया कि वो एक पॉइंट पे नहीं मिलेगा, एक पॉइंट से नहीं गुजरेगा। तब एक पॉइंट से नहीं गुजरेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएंगे, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएंगे, उसके लिए जो कंडीशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स भी जीरो हो जाएगा, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होगा और समीशन ऑफ मोमेंट भी जो है कि जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार अच्छे से, ऊपर से नीचे पूरा क्वेश्चन देखिए अच्छे से, ठीक है, क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं, देखिए यही यहाँ पे आता है क्वेश्चन फ्रिक्शन से। किसे क्वेश्चन है, फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन आ जाता है आपको, देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए द फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बेल्ट एंड पुली के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन हम यूज़ किस लिए करते हैं। चलिए फ्रिक्शन का भी हम लोग यूज़ करते हैं कि नहीं, डेली लाइफ में करते हैं। तो फ्रिक्शन का यूज़ मेनली कहाँ होता है, देखिए कहीं भी हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, कहीं भी मोशन को पोज करने के लिए करते हैं, यानी कि उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, मोशन को रोकने के लिए हम करते हैं, कहीं भी वेलोसिटी को रोकने के लिए, वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे ऑप्शन देखिएगा, वार्पिंग, फ्रिक्शन, ट्रांसमिटिंग पावर या सरफेस टेंशन, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आंसर ट्रांसमिटिंग पावर, यानी कि पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम फ्रिक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पावर ट्रांसमिटिंग। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप लोग सही से, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स सिस्टम, ठीक है, क्या कर रहा है कि कोई बॉडी है हाँ फोर्स सिस्टम पे एक्ट कर रहा है। जैसे ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स सिस्टम, ठीक है, इन जनरल हाउ कैन इट ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि कैसे इसको हम इक्विलिब्रियम रखेंगे। और किसी कोई फोर्स जो है कि बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन बताइए क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए, बाय एप्लीकेशन क्या है, पहला ऑप्शन देखेंगे, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए सूटेबल पॉइंट ऑफ द बॉडी, क्या सही है क्या, नहीं हमें तो नहीं लग रहा है सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एलॉन्ग ए सूटेबल लाइन एंड ए मूवमेंट एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हमने दो ही ऑप्शन लेने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है, अब देख पा रहे होंगे सही से, क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार सही से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्लियर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, फिर से क्वेश्चन जो आया है रिजल्टेंट के ऊपर आ चुका है, इसके पहले हमने डिस्कस कर चुका है रिजल्टेंट वगैरह के बारे में, ठीक है, इसके पहले जो है हमने बता चुका है इसके बारे में। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द मोशन ऑफ ए बॉडी इज इम्पेंडिंग इज नोन एज, ठीक है, इस क्या बोलते हैं इसको, इस मोशन को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बाकी ऑप्शन है एंगल ऑफ रिपोज होगा क्या, नहीं एंगल ऑफ रिपोज नहीं हो सकता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं होगा, एंगल ऑफ जेनिथ होगा। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से करने का अर्थ क्या होता है कि वो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स होता है कि जिसमें बॉडी क्या है स्टार्ट करती है, यानी कि बॉडी जो है मूव करने के लिए स्टार्ट ही करती है, वो मैक्सिमम फोर्सेज होता है, वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए पूरा स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे देखिए इसको, ठीक है, विजुअल होगा आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, द जॉनसन मिल्कर्ट, चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। द जॉनसन मिकरोकेट, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, जॉनसन मिकरोकेटर है जो, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जॉनसन मिकरोकेटर, ठीक है, ये बोलते हैं कि इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप का है ये मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है, तो मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, इसके इनके द्वारा जो दिया गया था इंस्ट्रूमेंट था वो किस किस फिजिकल स्टैंडर्ड पे काम करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे मैकेनिकल कंपैरेटर पे काम करता है, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर पे या ऑप्टिकल कंपैरेटर पे। हमने यहाँ पे तीन ही ऑप्शन कंसीडर किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैकेनिकल कंपैरेटर पे। याद रखिएगा मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी होगा, मैकेनिकल कंपैरेटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब क्वेश्चन में पूछेगा जॉनसन, क्या पूछेगा आपसे, जॉनसन मिक्रोकेटर, ठीक है, क्या है जॉनसन मिक्रोकेटर, किस पे काम करता है, तो मैकेनिकल कंपैरेटर पे। चलिए
चलिए कॉलम्स, कॉलम से एक क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलम्स फ्रिक्शन से इज द फ्रिक्शन बिटवीन, कॉलम फ्रिक्शन किसके किसके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉलम फ्रिक्शन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा। ये हमेशा जो होता है किसका, बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन, यानी कि बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। डायरेक्ट हम आंसर बताएं, बाकी ऑप्शन भी पढ़ देते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड्स के बीच में होता है, टू लुब्रिकेटेड सर्फेस के बीच में होता है, बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन होता है, या टू ड्राई सर्फेसेस के बीच में होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर होगा टू बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आप अच्छे से विजिबल कीजिए एक बार, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो है इसको नोट कर रहे होंगे, तो नोट भी कर लेंगे आप अच्छे से, इसलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरे क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, आंसर याद रखेंगे, सी आंसर होगा बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन विजुअल होगा, एकदम अच्छे से विजुअल है यहाँ पे। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एफर्ट के केस में। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड, ठीक है ना, पढ़िएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इसको पिकअप किया है। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड डब्ल्यू ऑन ए स्क्रू जैक विथ हेलिक्स एंगल अल्फा, ठीक है, अल्फा एंड एंगल फ्रिक्शन फाई इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, जो ये ड्राइव्ड इक्वेशन है, सारे के सारे इक्वेशन ड्राइव करके आते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं आपको, आंसर जो होगा इसका, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा, W10 अल्फा प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन देखिएगा एक बार, विजिबल होगा सही से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन, ए बॉडी इज पुल्ड अप एन इंक्लाइन प्लेन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको पिकअप कर लिया था कि कोई बॉडी जो है, ए बॉडी इज ए पुल्ड अप एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे क्या करता है, खींचा जा रहा है उसको, इंक्लिनेशन एंगल कितना होगा, टू, यहाँ दे रहा है 20 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल है टू द हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल से द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज 17, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी आपको दे रखा है 17। द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अप द प्लेन इज मिनिमम व्हेन इट इज अप्लाइड, ठीक है, बोल रहा है कि मिनिमम फोर्स हमको मतलब बताइए, ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मिनिमम फोर्सेस, यानी मिनिमम फोर्स पे जिससे बॉडी क्या करे, मूव हो सके, खींच सके, आसानी से खींच सके, मिनिमम फोर्स बताइए हो, ठीक है। तो इसका मिनिमम फोर्स देखेंगे ऑप्शन की बॉडी एट एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द प्लेन, पहला ऑप्शन देखिए आप, दिख रहा होगा एट एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द प्लेन, या आंसर होगा एंगल ऑफ 17 यानी 17 डिग्री टू द प्लेन होगा, एंड हॉरिजॉन्टल टू डायरेक्शन होगा। इसका हमने तीन ही ऑप्शन करेक्ट किया है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है एंगल ऑफ 17 डिग्री टू द प्लेन, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन देखिएगा पूरा विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पर, मैं एक बार दिखा देता हूँ, पूरा क्लियर विजिबल है, देख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन में थोड़ा सा कट रहा है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम इंक्लिनेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, देखेंगे हम क्या है उसका आंसर सही। मैक्सिमम इंक्लिनेशन से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, देखेंगे कैसे होगा, ठीक है, आप इसको रिवाइज भी करते रहें अच्छे से, क्वेश्चन जो भी मैंने वीडियो पहले करा दिया है उसको रिवाइज भी करते रहें। चलिए देखते हैं आंसर, ठीक है। द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन एट विच ए बॉडी कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम ओवर द प्लेन एंटायरली बाय द असिस्टेंस ऑफ ए फ्रिक्शन इज कॉल्ड, इस टाइप को फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, इस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिपोज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एंगल ऑफ रिपोज, हम क्लिक करेंगे एक बार, एंगल ऑफ रिपोज इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ रिपोज हो गया आंसर करेक्ट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बी, इसका करेक्ट आंसर होगा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, समझ गए होंगे, अच्छे से विजुअल भी है। आगे चलते हैं, देखिए द फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी इज़ हाई वेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, अच्छा बोल रहा है कि अगर फ्रिक्शन जो है हाई रखने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, किसी बॉडी के जो है कि आपको रखना है हाई फ्रिक्शन रखने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो आप क्या बताओ, लो होगा, एवरेज होगा, हाई होगा या जीरो होगा, तो स्वाभाविक बात है कि आंसर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और हाई इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी लो है, वेरी है, जीरो है, नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। करते हैं, चूज द प्रिंसिपल विच इज़ नॉट यूज्ड इन द सॉल्यूशन मेकिंग ऑफ ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फ्रिक्शन, ठीक है। अब बताइए कि फ्रिक्शन से जब फ्रिक्शन का जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसमें से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसका यूज़ हम नहीं करते हैं, जिसका यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हम देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन का हम यूज़ नहीं करते हैं सोल्यूशन मेकिंग के समय, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखेंगे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिखा हुआ है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन देखता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, क्या प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ नहीं करते, या तो डी एलमेंट प्रिंसिपल, तो आपको पता होना चाहिए डी एलमेंट प्रिंसिपल तो आसानी से यूज होता है फ्रिक्शन में, ठीक है। सी ऑप्शन भी यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और
बी ऑप्शन भी यूज होता है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्या है, इसको यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा दे, बोले, ताकि आप नोट कर रहे हो तो नोट कर ले। विजुअल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी विच ऑफ द फार्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इसमें से कौन सा फार्मूला सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला ऑप्शन है टेन इनवर्स जो है कि यहाँ पे देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस लिखा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, और साइन इनवर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है कॉस इनवर्स स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू एस। ठीक है, याद रखना, टेन इनवर्स म्यू एस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ पढ़ते जाइए, कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद आंसर दें इसका। ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उसी को उठाया है, कोशिश किया है उसी को उठाने, बाकी इजी क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को हमने पिकअप किया है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नोन एज, किस कंडीशन में हो जाता है एंगल ऑफ, क्या होगा आप सब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बाकी एंगल ऑफ रिपोज है ऑप्शन में, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ये तो होगा नहीं, अननोन है। ठीक है, ये ऑप्शन फिर से हम पढ़ देते हैं। एंगल ऑफ रिपोज है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और यहाँ है अननोन। ठीक है, देखिए जब तक क्वेश्चन में इंक्लिनेशन एंगल नहीं देना तब तक एंगल ऑफ रिपोज नहीं लगाएंगे आंसर। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए हमने बताया है, ट्रिक है ये, इंक्लिनेशन एंगल बोलेगा तभी हम एंगल ऑफ रिपोज लगाएंगे। बहुत बच्चे जो है कि एंगल ऑफ रिपोज ही पे मारते हैं सीधे विदाउट पढ़े हुए। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे फोर्स के बीच में ही बात कर रहा है, जब फोर्स के बीच में बात करेगा तभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हेन ए रॉड इज बैंकेड, ठीक है, एट ए कर्व द एंगल ऑफ ए बैंकिंग इज डिटरमाइन द रिलेशन। देखो एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए आपको एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसको याद रखना पड़ेगा। एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए एक फार्मूला होता है जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली फॉर्म में। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसका एक बार ऑप्शन पढ़ के दिखाते हैं आपको। ऑप्शन देखिए, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी, या कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, या थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस मे बी डिफाइंड एज द कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको मैं एक बार पढ़ के बता दिया हूँ, उम्मीद है कि आपको सही से सुना है, मतलब वॉइस क्लियर होगी और आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन कट रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में, थोड़ा सा पोर्शन कट रहा है, इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि एक पोर्शन कटे नहीं, आपको अच्छे से आपके पास अच्छे से पहुँच जाए। ठीक है, ठीक है, उम्मीद होगा पहुंच गया होगा। अब ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ऑप्शन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन हो गया टू सरफेसेस में, ऑप्शन देखेंगे एट द इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, क्या ये सही है, एट द इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, नहीं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं एट एनी इंस्टेंट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, क्या ये सही है, भी सही नहीं है, देख लेते हैं इसको, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एट द इंस्टेंट ऑफ इम्पेंडिंग मोशन, बहुत अच्छे, और चौथा ऑप्शन है एट एन इंस्टेंट ऑफ आफ्टर मोशन टेक्स प्लेसेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट द इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, एट द इंस्टेंट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, एट द इंस्टेंट ऑफ इम्पेंडिंग मोशन, एट द इंस्टेंट ऑफ क्या हो जाएगा, एट द इंस्टेंट ऑफ बॉडी, क्या हो रहा है लास्ट ऑप्शन क्या है इसका, एट द इंस्टेंट ऑफ मोशन टेक्स प्लेसेस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, विजिबल होगा क्वेश्चन, आपको आंसर देखिएगा, विजिबल होगा, विजिबल होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एक बार नोट करना है तो नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर दिया करो। ठीक है, उसके बाद जो है कि देखो कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, हम इसलिए यहाँ पे रोक के रखते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं टिकअप कर दूँ, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए आगे देखिए, मटेरियल रिमूवल रेट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन डिपेंड्स ऑन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मटेरियल रिमूवल रेट जो है, या एक्चुअली में एक क्वेश्चन तो है मशीनिंग का, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया है मैकेनिक्स में। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम कर लेंगे उससे भी, कोई दिक्कत नहीं है। उससे मटेरियल रिमूवल रेट जो है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मटेरियल रिमूवल रेट जो है कि मशीनिंग के दौरान किस में ज़्यादा होगा। ठीक है,
किस में ज़्यादा होगा, मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन देखेंगे एक बार। ऑप्शन है हार्डनेस होगा, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, डक्टिलिटी होता है, एटॉमिक वेट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, एटॉमिक वेट इसका करेक्ट आंसर होता है। क्या होता है, एटॉमिक वेट इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, और आगे निकलते हैं हम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एटॉमिक वेट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ ए फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ ए फ्रिक्शन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ फ्रिक्शन। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कैनेटिक फ्रिक्शन के, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, या फ्रिक्शन फोर्स के, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट का मतलब वो टेन थीटा का बात बोल रहा है, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, हमको पता है म्यू इंटू थीटा होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। इसलिए टेन टीचर इक्वल हम लोग क्या लिखते हैं, F/R लिखते हैं कि नहीं, फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन। तो इसलिए क्या हो जाता है, F/R इक्वल टू म्यू हो जाता है। इसलिए म्यू जो है टेन थीटा जो हो जाता है डायरेक्टली जो है म्यू के इक्वल हो जाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द मोशन इज इम्पेंडिंग इज नोन एक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया हुआ है कि मैक्सिमम, क्या लिख दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हमने अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि आपको समझाया जा सके अच्छे से। उसमें एक कोडिंग दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो, मैक्सिमम वैल्यू। जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू बोलता है ना, तो इसका सही आंसर सीधे, कहीं सोचने की जरूरत नहीं, ना ही तो डायनेमिक होगा, ना ही तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और ना ही तो स्टैटिक होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज, ऑप्शन देखिए, मोर देन एक्सटर्नल फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, या तो इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स होता है, या लेस देन द एक्सटर्नल फोर्स होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यानी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। जो आप एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई कर रहे हो उसके डायरेक्टली इक्वल हो जाता है, कोई इशू नहीं। द वेलोसिटी विथ द वाटर अप्रोचेज ए नोच इज कॉल्ड, एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा जा चुका था, एकदम A to Z एकदम एज इट इज क्वेश्चन जो है कि पूछा गया था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ वाइल कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कहलाता है, या शेयर वेलोसिटी। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है वेलोसिटी ऑफ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसलिए सेलेक्ट किया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा छोटा सा बेसिक न्यूमेरिकल है, इसको मैंने ले लिया है। ठीक है, समझा देता हूँ यहीं पे। इन ए कंपाउंड लीवर, ठीक है, कंसिस्टिंग 3 लीवर्स विथ लीवर इज ऑफ 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, द कंबाइंड लीवर इज, याद रहे एक फार्मूला होता है कंबाइंड लीवर इक्वल टू, हम डायरेक्ट से लिख रहे हैं कंबाइंड लीवर इक्वल टू हो जाता है लीवर, फर्स्ट लीवर मल्टीप्लिकेशन सेकेंड लीवर मल्टीप्लिकेशन थर्ड लीवर, क्या होता है थर्ड लीवर। इस तरीके से L1 L2 एंड L3 टोटल का प्रोडक्ट होता है। जब हम टोटल का टोटल करेंगे, जो देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है 2, 3 और 4। अब मल्टीप्लाई कर दो 2, 3, 4 को, 2 इंटू 3 इंटू 4 फार्मूला होता है, ये याद रखना आप। ये हो जाएगा 4 3 12, 12 2 जा 24। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 24। तो ऑप्शन में देखें कहाँ 24 है, ऑप्शन में 24 कहाँ है, सी ऑप्शन में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी रेशियो इज द व्हिस्टन डिफरेंशियल पुली, व्हिस्टन डिफरेंशियल पुली से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द वेलोसिटी रेशियो, द वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी रेशियो पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़िएगा एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैंने इसको टिकअप किया है। ऑप्शन पढ़िएगा एक बार क्या कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है, देखिए ऑप्शन है 2r/r - r, 2r/r - r, ठीक है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। ठीक है, हम डायरेक्टली आर ही बोल रहे हैं, आप समझ लेना इस चीज़ को। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन है वो है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, डी ऑप्शन है कैपिटल R/2 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होता है, क्या हो जाता है 2 इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं टिक कर देता हूँ ए। आगे बढ़े, देखिए आगे देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि विजुअल हो सही से। ठीक है, देखिए इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ ए पुली मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, मैं तीनों को डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे, तीनों को बताऊँगा कैसे याद रखना है आपको। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली पूछा गया है आपसे, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली जो होता है डायरेक्टली आंसर होता है 2 के पावर n, यानी 2 के पावर क्या हो जाता है, या 2⁻n बोलिए, जो भी बोलिए आप अपने लैंग्वेज में, 2⁻n हो जाता है। अब आते हैं सेकंड पुली पे। सेकंड पुली हो जाता है जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो m=n हो जाता है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुली के बराबर हो जाता है, कोई इशू नहीं। अब थर्ड टाइम काइंड्स ऑफ पुली में आते हैं हम, थर्ड पुली में।
थर्ड नंबर फुली का जब पूछेगा तब आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 रेज टू एन होल -1 हो जाता है। याद रखिएगा आप इसको, क्या होता है 2 रेज टू एन माइनस यानी होल -1 हो जाएगा। क्लियर है, यानी डी ऑप्शन इसका हो सकता है। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली पूछे तो अगर फर्स्ट, यहाँ तो फर्स्ट पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, एक बार मैं से बता दूँ आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए 2 रेज टू एन आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द लॉ ऑफ मशीन पी इक्वल एम डब्ल्यू प्लस सी, इसको इसलिए उठाया क्योंकि इसके सारे टर्म्स को बताना था हमें, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रेज किया है। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको उठा लिया था। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मशीन के मैकेनिकल एडवांटेज के क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। लॉ ऑफ मशीन से पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, ये याद ही रखना आप डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने इसको रेज किया है। ठीक है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने इसको क्या किया है, रेज किया है। चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिएगा तो लिखा हुआ है सी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी रेशियो, एम स्टैंड्स फॉर फ्रिक्शन, सी स्टैंड फॉर फ्रिक्शन, एम स्टैंड फॉर वेलोसिटी रेशियो। इसका करेक्ट आंसर होता है सी, यानी सी जो होता है फ्रिक्शन को दिखाता है। सीधे सीधे याद रखना, सी क्या होता है, सी स्टैंड फॉर फ्रिक्शन होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। इफॉर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज ए सिंपल मशीन इज, इफॉर्ट लॉस्ट क्या होता है सिंपल मशीन के लिए। सिंपल मशीन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के लिए पूछे जाते हैं। इफॉर्ट लॉस्ट पूछे जाते हैं, उसके बाद लोड पूछे जाते हैं, ये सारे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना। फिलहाल यहाँ आपको बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा पी माइनस पी नॉट। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सिल द वेलोसिटी रेशियो इज गिवन बाई, व्हील एंड डिफरेंशियल के लिए क्वेश्चन आता है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ है, आर स्कूल में एक क्वेश्चन भी है इसका। यह हो जाता है 2d बटा d माइनस डी। ठीक है, क्या हो जाता है 2d बाई डी स्मॉल डी माइनस d2, ऐसे बोल सकते हैं। स्मॉल डी को लिखा हुआ या तो आप कैपिटल डी बाई लिख सकते हो, डी माइनस स्मॉल डी। क्लियर होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए बताइए। देखिए यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जा रहा है परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए। किसके लिए पूछा जा रहा है, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए। यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इस कंडीशन में जो आंसर बुक ने बताया है वो बताया है क्या, आपके अकॉर्डिंग बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 0 है, इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी है, सॉरी यूनिटी है, इन्फिनिटी है, कैन नॉट बी नोन, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ये हो जाता है क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इन्फिनिटी। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी इसका सही आंसर हो जाता है। यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली। चलिए याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई बाय द जॉइंट्स इन ट्रसेस। देखिए ट्रस्ट के लिए एक क्वेश्चन पूछा है जॉइंट एंड ट्रसेस से कि कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जॉइंट एंड ट्रसेस के लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बोल सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जॉइंट एंड ट्रस्ट से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई बाय द जॉइंट इन ट्रसेस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को आपको 0 रखना है। याद रखिएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को सिर्फ ओनली और ओनली 0 रखना है। कंडीशन पूछेगा आपसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई बाय द जॉइंट इन ट्रसेस। जॉइंट एंड इन ट्रसेस के लिए जब भी पूछेगा क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स जो है क्या रखना है, आपको 0 रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया आपको, क्वेश्चन भी अच्छे विजिबल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो ना तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में। ठीक है ना, बहुत मेहनत लगता है, सबको राइट करो, फिर राइट करो आप लोग के लिए अपलोड करो, वो भी चुन के क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है। सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें। चलिए आते हैं, बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन है व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स एन, ठीक है, इन ए ट्रस इज मोर देन 2j-3, ठीक है, वेयर जे इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स द फ्रेम इज सेड टू बी। इस टाइप के फ्रेम को क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। परफेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, इम्पैक्ट ट्रस बोलते हैं, डिफिशिएंट ट्रस या रिडंडेंट ट्रस। जब भी ग्रेटर देन बोलते हैं ना 2j-3, जब भी ग्रेटर देन होगा तब उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी ग्रेटर देन होगा तो रिडंडेंट हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है इसका, डी, रिडंडेंट ट्रस बोलते हैं, रिडंडेंट फ्रेम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, रिडंडेंट। ठीक है, चलिए इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो है जी उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज़ों को भी हम लोग साथ में जानते चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है तो हो सकता है कि और चीज़ें भी पूछ ले। ठीक है, क्या करें, और चीज़ भी पूछ ले। देखिए अभी क्या पूछा हुआ है आपसे, एम चलो ग्रेटर देन 2j-3 पूछा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वही एम चलो 2j लेस देन अगर हो जाता है, यानी नंबर ऑफ
जो जॉइंट्स हैं या जो जॉइंट्स है अगर वो लेस देन होता है तो इम्परफेक्ट फ्रेम हो जाता है, अगर इक्वल टू हो जाता है तो वो परफेक्ट फ्रेम हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बता दिया है आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे परफेक्ट फ्रेम के लिए जो है कि यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको नोट कर लीजिएगा आप अगर नोट करना हो तो। परफेक्ट फ्रेम के लिए होता है n=2j-3 और डिफिशिएंट फ्रेम के लिए जो हो जाता है वो क्या हो जाता है n=2j-3 हो जाता है। रिडंडेंट के लिए क्या हो जाता है n=2j-3, जो कि ऑप्शन अभी अपने क्वेश्चन में देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन ए थिन स्फेरिकल सेल सब्जेक्टेड टू ए इंटरनल प्रेशर। इस देखिए अकॉर्डिंग टू बुक इसको लिया गया है आंसर को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर लिया गया है और इसका सही आंसर जो होता है 0 हो जाता है। क्या इसका सही आंसर होता है? 0 हो जाता है। एक बार आप अपने से भी क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन ए थिन स्फेरिकल में पूछेगा, इसमें स्फेरिकल सेल में सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 0, अकॉर्डिंग टू बुक आंसर है। ठीक है, कोई भी डाउट हो फिर भी क्वेश्चन आप बताओगे, कमेंट करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट है, फिर देखा जाएगा उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ इन ए थिन लॉन्ग क्लॉथ सिलिंड्रिकल कंटेनर इन ए फ्लूइड प्रेशर इंड्यूसेस। क्या इंड्यूस होता है उसके अंतर्गत? जब आप क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्ग क्लॉथ सिलिंड्रिकल कंटेनर द फ्लूइड प्रेशर इंड्यूसेस, फ्लूइड प्रेशर कहाँ कहाँ इंड्यूस करेगा? इन थिन लॉन्ग क्लॉथ सिलेंडर है तो। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पढ़ेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ेंगे। ओनली हुप स्ट्रेस आएगा क्या? ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ हुप स्ट्रेस आएगा, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या क्या आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू द हाफ ऑफ हुप स्ट्रेस। ठीक है, ये बताइए आप चूज कीजिएगा इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो इसको क्या करें, आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोग को भी फ़ायदा मिले। बहुत मेहनत से बनाया जाता है इस वीडियो को, ठीक है ना, बहुत सारा टाइम भी अपना लगता है। तो ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, इस चीज़ों को समझ सकते हैं। अपने दोस्तों लोग को बीच भी जो है कि इसको शेयर किया कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। टेलीग्राम है, जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन हो जाता है डी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ हुप स्ट्रेस। करेक्ट आंसर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू द हाफ ऑफ हुप स्ट्रेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन है इन ए थिक सिलेंडर प्रेशराइज्ड। ठीक है, इन ए थिक सिलेंडर प्रेशराइज्ड फ्रॉम इनसाइड हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट। पूछ रहा है कि हुप स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा। ठीक है, हुप स्ट्रेस मैक्सिमम किस पोर्शन पे होगा? ऑप्शन देखेंगे। द सेंटर ऑफ द वॉल ऑफ थिकनेस पे होगा, सेंटर ऑफ द वॉल ऑफ थिकनेस पे होगा, या तो आउटर रेडियस पे होगा, या तो इनर रेडियस पे होगा, या फिर बोथ द इनर एंड आउटर रेडियस पे होगा। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द इनर रेडियस। क्या होगा? एट द इनर रेडियस, ओनली फॉर एट द इनर रेडियस। कंडीशन क्या रहेगा? थिक सिलेंडर में प्रेशराइज फॉर्म इनसाइड हुप स्ट्रेस पूछा जाए आपसे, तो अगर हुप स्ट्रेस पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा द इनर रेडियस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन थिक सिलेंडर द रेडियल स्ट्रेस इन वॉल थिकनेस इज। फिर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उठाया था। इन थिक सिलेंडर द रेडियल स्ट्रेस इन द वॉल थिकनेस पर रेडियल स्ट्रेस पूछा जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं। इज जीरो, इज नेग्लिजिबल, स्मॉल, या वेरीज फ्रॉम द इनर फेस टू द आउटर फेस, या नन ऑफ द एबव। तो इसका रेडियल स्ट्रेस जब भी पूछता है ना तो याद रखना होगा आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? सी इसका करेक्ट आंसर होता है, यानी कि वेरीज फ्रॉम द इनर फेस टू द आउटर फेस। इसका सही आंसर होगा, सॉरी क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट ऑफ ए बॉयलर सेल इज ऑलवेज। आपको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पूछा जा रहा है कि बॉयलर के लिए स्पेशल हम कौन सा जॉइंट यूज करते हैं? लैब जॉइंट यूज करते हैं, बट जॉइंट यूज करते हैं, या इसमें है या लॉजेंस जॉइंट यूज करते हैं, या डायमंड जॉइंट यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, यानी बट जॉइंट का यूज करते हैं। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? बट जॉइंट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ ए प्रेशर वेजल। ठीक है, क्वेश्चन आप सब अपने से भी पढ़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ ए प्रेशर वेजल इज फास्टनेड। ठीक है, टू सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ प्रेशर वेजल विथ हेल्प ऑफ गैस्केट बोल्ट्स एंड लॉक नट्स। द बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू द। तो बोल्ट जो होगा, देखिए वह कहाँ क्या रहा है, बोल्ट किस पे क्या कौन सी फोर्स लगेगा? टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, कंप्रेशन स्ट्रेस लगेगा, शेयर स्ट्रेस या बेयरिंग स्ट्रेस। सिर्फ बोल्ट पे बताना है, जहाँ लिखा है वही पे फोकस करेंगे, बोल्ट्स पे ही बताना है सिर्फ। तो आप बताइए कि बोल्ट्स पे क्या कौन सी फोर्स अप्लाई होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्या? टेंसाइल स्ट्रेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टेंसाइल स्ट्रेस। बाकी ऑप्शन भी पढ़ेंगे हम, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। कंप्रेशन स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, बियरिंग स्ट्रेस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टेंसाइल स्ट्रेस। चलिए ये सही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा आप, आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें शायद थोड़ा ज़्यादा कट रहा है, इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है।
तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि शायद पिक नहीं ले पाए हैं सही से, ठीक है। फिर भी हम पढ़ देते हैं, आपको दिखाई देगा, आप नोट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है आपसे इसमें, ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा ध्यान से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस इन ए थिक स्फेरिकल सेल आर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन आप नोट कर लेना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस इन ए थिक स्फेरिकल सेल आर, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पैराबोलिक होता है, इन नेचर का होता है, यूनिफॉर्म इन नेचर का होता है, या क्यूबिक इन नेचर का होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर जो होगा मैं बता देता हूँ, सी इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? क्यूबी इन नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द मोमेंट ऑफ ए बॉडी इज डबल, अगर मोमेंट जो है किसी बॉडी का डबल कर दिया जाए, इस काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट हम डबल कर दें, क्या कर दें? बॉडी का मोमेंट क्या कर दें? हम डबल कर दें। बॉडी का अगर मोमेंट डबल कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? इसके बॉडी का मोमेंट अगर डबल कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ बॉडी इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? चलिए ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। डबल हो जाएगा, क्वाड्रिपल हो जाएगा, या डबल हो जाएगा, क्वाड्रपल हो जाएगा, सेम या हाल्फ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप अपने से भी रीड कीजिए एक बार। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? पढ़िए एक बार सही से, आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करेंगे हम। इफ़ मोमेंटम इज अ बॉडी इज द डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है। अच्छा ये बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता क्या है ये बता दें हमें कोई। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होता है के ई इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए मोमेंटम क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? एम बी होता है ना, पी बराबर एम बी। बस इसी पी को यहाँ पे बोल रहा है कि हम डबल कर दे तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पी को उठा के कहाँ पर पुट कर देंगे? इस पी को कहाँ पे पुट करेंगे हम? इस पी को जो है एम बी की जगह पे पुट कर देंगे, इक्वल टू एम बी। हमने देखा था पी इक्वल टू एम बी, वहीं पे पुट कर देंगे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब बोल रहा है कि अगर हम इसको डबल कर दे तो क्या होगा। तो हमें पता है कि एम बी जो है क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है। तो उसी प्रकार जो पी को अब जैसे रख दोगे ना, 2 से करोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 4 टाइम, यानी कि आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वाड्रिपल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वाड्रिपल। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू रोटेट ऑफ ए चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू रोटेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए और मैं फिर से दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टिंग होता है ना तो थोड़ी समस्याएं आती हैं, हमें भी आ रही होंगी, ठीक है। तो मतलब सब्सक्राइब कराइएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा तो हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें हम कि अभी जो है ये टेलीग्राम पे आपको पता है कि अपना ग्रुप है कौन सा, इसरो डीआरडीओ ग्रुप करके है। और इसरो डीआरडीओ ग्रुप जो है चलता है जहाँ पे फ्री ऑफ टेस्ट भी चलता है, टीम क्यूजमेट भी है जहाँ पे फ्री ऑफ टेस्ट चलता है। उसके साथ साथ पेड ग्रुप भी है जहाँ पे आपको जो है कि 30 RS पे करके पूरे 1 मंथ के लिए जो है आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 30 RS पे करके आप 1 मंथ के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वहाँ कराया जा रहा है क्या क्या, वहाँ कराया जा रहा है आपको यूपी रीजनल जेई के सारे सब्जेक्ट का एक साथ कराया जा रहा है, ठीक है ना। टेस्ट होता है, मतलब 50 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट होगा। वहाँ पे आप आसानी से अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से घर में बैठ के आप प्रिपरेशन कीजिए और शाम टेस्ट दीजिए। 2 टाइम टेस्ट चल रहा है अभी वहाँ पे फुल लेंथ, ठीक है। वहाँ पे क्या चल रहा है? 2 टाइम फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है। तो इसलिए कोशिश करें वहाँ पर बैठ के आप सब क्वेश्चन को अटेंड करें, टेस्ट अटेंड करें हमेशा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि चलिए हम आगे बढ़ें क्या, बहुत टाइम ले लिया हम एक्स्ट्रा चीज़ों को बताने में। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, बताना जरूरी है आप लोगों को, अगर जानिएगा तभी तो जाइएगा वहाँ तक पहुँचिएगा। चलिए देखिए द क्वांटिटी, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज, आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, ये फोर्स आप पढ़े होंगे। फोर्स जो है पी बराबर क्या होता है, सॉरी पी बराबर एम भी होता है, ये पढ़े हैं। उसके साथ आपने पढ़ा होगा एफ इजकल टू एम ए, ये यहीं से निकल के आया है रिलेशन, ये रिलेशन जो है यहीं से निकल के आया है, फोर्स एफ इजकल टू एम ए। तो क्या हो जाता है, यही पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन किसके कंपैरिजन में, मोमेंटम एम इंटू एक्सेलेरेशन के कंपेरिजन, ए के कंपेरिजन में। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फोर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना बस, ये एक्सेलेरेशन और मोमेंट आया, दोनों का प्रोडक्ट आया तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इफ द
आर्म ऑफ ए कपल इज डबल्ड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि आर्म ऑफ कपल को हम लोग क्या कर दें, डबल कर दे। इफ़ द आर्म ऑफ द कपल इज डबल द मोमेंट ऑफ द कपल वुड बी, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। किससे, टाउ से। टाउ इक्वल होता है पी इंटू एल। ठीक है, पी इंटू एल का अर्थ समझ रहे हैं, फोर्स इंटू लेंथ हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप इसको डबल करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा कि नहीं, यानी डबल हो जाएगा। वही पूछ रहा है, द आर्म ऑफ कपल इस डबल कर दे द मोमेंट ऑफ द कपल वुड बी, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, आर्म ऑफ द लेंथ को डबल करने को बोल रहा है, यानी कि लेंथ को डबल कर दे तो क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आप याद रख सकते हो कि क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। इसका आंसर करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी डबल्ड। चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। द एंगुलर मोमेंट ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ देयर आर, ठीक है, कह रहे हैं द एंगुलर मोमेंट ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ देयर आर, क्या होगा, यानी नो फोर्स प्रेजेंट, या नो मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट, या नो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, या नो टर्क प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नो टर्क प्रेजेंट, यानी कोई भी टर्क प्रेजेंट नहीं होगा, तभी हम इस सिस्टम को क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो है एंगुलर मोमेंटम सिस्टम की कंजर्व्ड रहेगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा डी, नो टर्क प्रेजेंट। आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के भी बता दिया, क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है। भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है आपको पता होगा किसके फोर्स, किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उठा लिया है। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। कहाँ है, अच्छा देखिए यहाँ पे इम्प्रेस्ड फोर्स लिखाया हुआ है, एक एक्टिव फोर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इम्प्रेस्ड फोर्स या एक्टिव फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी इम्प्रेस्ड फोर्स या एक्टिव फोर्स। देखिए इम्प्रेस्ड फोर्स को ही एक्टिव फोर्स बोलते हैं। ये दो क्वेश्चन एक्चुअली में अलग अलग तरीके से पूछा गया था, मैंने दोनों का ऑप्शन एक साथ रख लिया है ताकि आपका दोनों काम हो जाए, एक क्वेश्चन से दोनों काम बन जाए, इसलिए मैंने इम्प्रेस्ड फोर्स भी लिख दिया है और एक्टिव फोर्स भी लिख दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, याद रखिएगा। लिखा है द फ्रंट वेट ऑफ ए मैन इज ए मूविंग लिफ्ट इन ए लेस देन हिज रियल वेट व्हेन इट इज गोइंग डाउन विथ, बोल रहा है कि एपरेंट वेट। देखिए लिफ्ट का जब क्वेश्चन आया ना तो याद रखना एक चीज़ कि जब लिफ्ट में जब अगर इन्फॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाती है ना अगर लिफ्ट, तो उस समय हमको क्या होता है, भार जो है काफ़ी ज़्यादा फील होने लगता है, यानी भार अपना लगता है कि बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया है, इस तरह बढ़ा हुआ फील होता है। जब वो इन्फॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही हो, अगर वही लिफ्ट जो है इन्फॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे की ओर अगर जा रही होगी, नीचे की ओर जा रही है डाउनवर्ड मोशन में, तो उस समय हमें वेट जो है कि नेग्लिजिबल हो जाता है, पूरा लगेगा कि कुछ वेट ही नहीं है हमारे बॉडी में, ऐसा आपको फील होगा। तो ठीक है, ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म एक्स स्पीड या इन्फॉर्म एक्सेलरेशन या सम लीनियर मूवमेंट या रिटार्डेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इन्फॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी किससे जा रही होगी, इन्फॉर्म एक्सेलरेशन में जा रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल फिजिकल सेंटर ऑफ ए बॉडी एंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड। देखिए शायद एक क्वेश्चन हमने पहले करा दिया है, मैक्सिमम डिफरेंस के केस में क्वेश्चन पूछता है, शायद हमने इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा दिया है। क्वेश्चन को हमने क्या पढ़ा किया है, पहले पढ़ा दिया है। ऑप्शन क्या है, एक्सियल रन आउट, रेडियल रन आउट, मिस अलाइनमेंट या स्लीप। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन भी क्या किया गया है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर देखिएगा इसका क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या क्या है, एक्सेल रन आउट है, रेडियल रन आउट है, मिस अलाइनमेंट या स्लीप। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका, रेडियल रन आउट हो जाता है। आप लोग अपने से भी कोशिश कीजिएगा, हम तो यहाँ आंसर बता ही देंगे, रेडियल रन आउट। ठीक है, आप अपने वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि हमारा कितना सही हो रहा है, और उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा कितना सही होगा। ठीक है, हम ऐसे तो करा ही दे रहे हैं। ठीक है, द पीरियोडिक टाइम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ये डिपेंड ऑन, ठीक है, ओके, थैंक यू।